नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में एक कॉमन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड बहुत सारी मेल्स आई हैं मेरे पास। लोगों ने फ़ोन करके इस टॉपिक को डिस्कस किया है, तो क्यों ना उस टॉपिक को इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया जाए ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। और वो टॉपिक ये है कि सर, जब हमने शिपमेंट किया तो शिपमेंट करते टाइम जो शिपिंग बिल जनरेट हुआ, उस शिपिंग बिल में जो एडी कोड है वो हमारे बैंक ए का है। मतलब मान लेते हैं कि वो हमारे एक्सिस बैंक का है, और जब बायर ने पैसा दिया तो वो पैसा हमारे कोटक बैंक में आ गया। तो मतलब कि दो अलग अलग बैंक इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब सर पहला सवाल ये बनता है कि हम बीआरसी के लिए किस बैंक को अप्रोच करें। अगर हम एक्सिस बैंक के पास जाते हैं जिसका एडी कोड मेंशन है, तो वो ये बैंक बोलता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं आया है। अगर हम कोटक बैंक के पास जाते हैं तो क्या कोटक बैंक हमें ये बोलेगा कि भाई तुम्हारा तो शिपिंग बिल में जो एडी कोड है वो तो एक्सिस बैंक का है। अगर ऐसे ही दो अलग अलग बैंक अलग अलग बात करेंगे तो हमारा बीआरसी कैसे आएगा, और फिर ईडीपीएमएस में इसको क्लोज कैसे करेंगे। अगर बीआरसी और ईडीपीएमएस में क्लोज नहीं किया तो हमारे पास फिर आरबीआई से नोटिस आएंगे, बैंक से नोटिस आएगा, उसमें ईडी की जैसी चीज़ें लिखी होंगी, फिर तो हम घबरा जाएंगे। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये देखना है कि आपके जो भी आपके बीआरसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बीआरसी लेने के लिए आप ऐसे बैंक के पास जाइए जिसके पास आपका पैसा आया है। लाइक इस एग्जांपल में हम कोटक बैंक के पास जाएंगे कि सर, आपके बैंक में हमारे इस शिपिंग बिल का पैसा आया है। तो कोटक बैंक बोलेगा अगर शिपिंग बिल में जो एडी कोड है वो एक्सिस बैंक का है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये ईडीपीएमएस पोर्टल ही बैंकर्स के लिए लाया गया है। इसमें कोटक बैंक एक रिक्वेस्ट रेज़ करेगा एक्सिस बैंक को कि भैया ये जो शिपिंग बिल है वो तुम्हारे पास राइट है इसको लॉन्च करने का, लेकिन वो राइट अब हमें ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि पैसा हमारे पास आया है और कस्टमर हमारे पास आया है इसके बीआरसी लेने के लिए। इसका मतलब ये कि आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं देना है एडी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करने के लिए। ये बैंक टू बैंक एक रिक्वेस्ट जाएगी जो कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के बीच होगा, और ये सब ऑनलाइन होता है। ईडीपीएमएस में ही उनके पास ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन है। वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करेंगे, एडी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करके उसको देंगे एक्सिस बैंक को, और एक्सिस बैंक ऑनलाइन ही अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा, लो भैया अब इस शिपिंग बिल को तुम हैंडल करो। अब जब एक बार उस ईडीपीएमएस में ये दिख जाएगा उनको कि भाई एक्सिस बैंक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो अब कोटक बैंक के ईडीपीएमएस में ये ओपन हो जाएगा। तो अब कोटक बैंक के पास दोनों चीज़ हो गई, पैसा आया हुआ है और अब शिपिंग बिल भी इनके पास ट्रांसफ़र होकर आ गया है। तो कोटक बैंक ईजिली इसको क्लोज़ कर देगा, बीआरसी इशू करेगा और ईडीपीएमएस में भी क्लोज़ कर देगा। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये होता है कि कई बार हम अपने शिपिंग बिल को ऑलरेडी उस बैंक में लॉन्च करा चुके होते हैं। लाइक इसी एग्जांपल में हमने एक्सिस बैंक में ऑलरेडी शिपिंग बिल लॉन्च करा दिया, मतलब बिल जनरेट हो गया, उसका बिल रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया उस शिपिंग बिल का। अब ऐसे केस में क्या है, आपके पास शिपिंग बिल तो है ही नहीं, क्योंकि शिपिंग बिल तो लॉन्च करवा दिया आपने एक्सिस बैंक में। तो आप कोटक बैंक के पास कैसे जाओगे वो शिपिंग बिल लेकर। तो ऐसे में अब आप कोटक बैंक से एक रिक्वेस्ट करो कि सर, ये जो पैसा आया है इसके अगेंस्ट शिपिंग बिल तो हमने एक्सिस बैंक में ऑलरेडी लॉन्च कराया हुआ है, तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि वो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स आपको दूं और आप फिर एडी कोड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दोगे और फिर आपके पास आ जाएगा। पहला वाला रास्ता अब तो रहा नहीं। तो ऐसे केस में आप कोटक बैंक को बोलेंगे कि सर, ये जो पैसा आया है उसका IRM नंबर, जो इनवर्ड रेमिटेंस का नंबर होता है, वो आप मुझे शेयर करो, और आप उस IRM के अगेंस्ट एक रिक्वेस्ट लेटर दो कोटक बैंक को कि सर, इसका जो शिपिंग बिल है वो हमने एक्सिस बैंक में लॉन्च कराया हुआ है, तो प्लीज़ आप इस IRM के अगेंस्ट EFIRC इशू कर दो। अब ये जो EFIRC है वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो अगेन ईडीपीएमएस पोर्टल में जाके ये कोटक बैंक EFIRC इशू करेगा, जिसे बोलते हैं फ्लैग रेज करना। मतलब ईडीपीएमएस में ऑप्शन है कि जो कोटक बैंक है वो EFIRC जैसे ही इशू कर देगा तो उसका फ्लैग रेज हो जाएगा, जहाँ पे यस लिखा आएगा, और वो EFIRC किस बैंक के फेवर में करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो EFIRC वो एक्सिस बैंक के फेवर में इशू कर देंगे, जो कि ऑनलाइन होगा सारा का सारा, एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में। जब एक बार ये यहाँ से ईडीपीएमएस में ओके कर देंगे, EFIRC उनके फेवर में इशू हो जाएगा। फिर आप अपने एक्सिस बैंक के पास जाइए और उनको बोलिए कि सर, बिल तो मैंने पहले ही लॉन्च कराया हुआ है, ये पैसा कोटक में आ गया था, अब कोटक ने आपको EFIRC रेस कर दिया है, EFIRC आप अपने ईडीपीएमएस में चेक कीजिए, आपके फेवर में आ गया है ये पैसा।
अब जब ये EDPMS जो कोटक बैंक है, EDPMS में जो रेज़ करेंगे EFIRC का फ्लैग, आप उसका एक स्क्रीनशॉट मांग लो उनसे या फिर उसकी एक प्रूफ मांग लो, ताकि आप अपने एक्सिस बैंक को दिखा पाओ। अदरवाइज़ एक्सिस बैंक मानेगा नहीं कि कोटक बैंक ने EFIRC इशू कर दिया है, क्योंकि एक्सिस बैंक के पास तो ना ही IRM नंबर है और ना ही EFIRC की डिटेल है। तो अब कोटक बैंक ही बताएगा कि भाई इस IRM नंबर के अगेंस्ट हमने EFIRC तुम्हारे फेवर में इशू कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, एक्सिस बैंक ईजिली उन दोनों को नॉक ऑफ कर देगा, BRC इशू कर देगा और EDPMS में क्लोज भी कर देगा। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसके लिए क्वेरी मेरे पास मल्टीपल क्वेरीज आ रही थी, ये मतलब अलग अलग लोकेशन से, और सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे लगा कि इसको वीडियो में मतलब डिस्कस किया जाए, हो सकता है ये दूसरे लोगों को भी क्वेरी हो तो उनके भी काम आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेरी या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उनका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में भी। और एक ऐसी वीडियो भी प्लान करने वाला हूँ कि जिसमें कंप्लीट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को भी समझाया जाए, कि जहाँ पे भी हम लैक ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।